तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत बेहद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टाइम टू करियर बाय सीए रूपक मिगलानी में। मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपके ही इस फेवरेट से कार्यक्रम टाइम टू करियर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कोई कंपनी कैंटीन सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, भले ही कॉस्ट ही रिकवर कर ले या फिर उनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है तो भी क्या वो कैंटीन सर्विसेज में जीएसटी लगेगा। ये हमें देखना होगा आज के इस मुद्दे में, और इस मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे एक एडवांस रूलिंग के केस के जरिए। जी हाँ, ये एडवांस रूलिंग का केस है जो कि एक कंपनी है, वो कंपनी का एडवांस रूलिंग केस है। हम आगे इसका पूरा डिटेल वर्जन देखने वाले हैं। तो मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि आज का क्या केस होने वाला है। आज का केस होने वाला है कि एक कंपनी है, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कुछ अपने गुड्स, शूज़ मैन्युफैक्चर करती है बेसिकली। अब ये इनको क्या है, इन्होंने कैंटीन सर्विसेज चालू की है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कैंटीन सर्विसेज चालू की है, और ये एम्प्लॉयज़ से सिर्फ कॉस्ट रिकवर करती है, सिर्फ कॉस्ट। तो क्या सिर्फ कॉस्ट रिकवर करना भी जीएसटी के दायरे में आएगा? यही आज का मुद्दा हमें डिस्कस करना है, और आज के इस मुद्दे में बहुत सारे हम डेफिनेशन को डीपली एनालाइज करते हुए चलेंगे, जैसे कि कंसिडरेशन, बिजनेस, सप्लाई एंड सो मेनी। तो दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को जरूर चेक कर लें। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ 1-to-1 जुड़ना चाहते हैं, चाहे कंसल्टेंसी या काउंसलिंग के फॉर्म में, तो जरूर डिस्क्रिप्शन में जो और दूसरी लिंक दी है उसको चेक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत से वीडियो की। दोस्तों, आज का जो फ्लो ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो कुछ इस प्रकार होने वाला है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोसीडिंग्स, मतलब क्या लीगल पोजीशन क्या है। प्रोसीडिंग्स का मतलब लीगल पोजीशन क्या है फिलहाल में, जो हम आज बात करेंगे इसकी। फिर रेफरेंस जो दी गए हैं ऑर्डर में, ये ओरिजिनल ऑर्डर को ही डिस्कस करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके लिए कोई प्रेजेंटेशन नहीं लेके आया हूँ, मैं आपके लिए सिंपल एक ऑर्डर जो कि ओरिजिनल ऑर्डर है वो लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से प्राप्त हो सकती है। फिर हम बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में। फिर कंटेंशन क्या रहे भाई, आर्ग्यूमेंट, बहस, अपीलेंट ने क्या बहस किया, एडवांस रूलिंग ने क्या बहस किया। ठीक है, मुझे आशा है, उम्मीद है, विश्वास है कि आप एडवांस रूलिंग के कंसेप्ट को मोटा मोटी समझते हैं, तभी आप यहाँ पे आए हैं। ठीक है, पर्सनल हियरिंग क्या हुई, जो कि इनके अधिवक्ता थे या सीए थे जिसने पर्सनल हियरिंग दी। ओके, उनने क्या बोला, फिर डिपार्टमेंट ने मतलब एडवांस रूलिंग ने क्या फाइंडिंग की, और फाइनल ऑर्डर क्या निकल के आया। दोस्तों, फाइनल ऑर्डर आपको बता दूं यहाँ पे निकल के आएगी, हाँ जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी, बट पूरे मुद्दे को डिटेल में डिस्कस करते हैं। यस दोस्तों, चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम खूबसूरत से वीडियो की, खूबसूरत से ऑर्डर की। ये ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर है, और ऑर्डर का है सर, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ठीक है, यानी कि ट्रिपल ए आर का ऑर्डर है। मेरे दोस्तों, आप सभी को ये जानना बहुत आवश्यक है कि पहले अगर किसी को एडवांस, कोई अपीलेंट को, कोई एप्लीकेंट को कोई एडवांस रूलिंग प्राप्त करनी है, एडवांस कोई मुद्दा है उस पर डिस्कस करना है, तो उसको सबसे पहले अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में जाना पड़ता है। लेकिन अगर वो वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो अपील फाइल कर सकता है, या फिर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अपील फाइल कर सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मेंबर होता है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में, और स्टेट गवर्नमेंट का एक अलग मेंबर होता है। ये दो टेक्निकल मेंबर होते हैं। इन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो ये एप्लीकेशन जाती है अपील में। तो ये सारे मुद्दे के अनुसार, ये सारे कारणों की वजह से अपील में जाती है। हमें ये देखना है कि ये किस कारण से अपील में गया। ठीक है, ये बेसिकली एप्लीकेंट ने ही अपील किया था, तो इसलिए ये अपीलेंट में चला गया। और ये ऑर्डर है, ऑर्डर का सेक्शन दिया गया आपको, ऑर्डर पास किया गया सेक्शन 101 ऑफ द SGST एक्ट, केरल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। अब दोस्तों, ऑर्डर हमेशा देखें आप, मेंबर्स रहते हैं, बेंच रहती है, बिफोर द बेंच मेंबर्स प्रेजेंट हुआ। एक हमेशा सेंट्रल का मेंबर रहता है, एक हमेशा स्टेट का मेंबर रहता है, राइट। यहां पे रेफरेंस की हम बात करें तो रेफरेंस जो है भाई, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने ऑलरेडी जो सेक्शन 98 में जो ऑर्डर पास की थी उसको रेफरेंस के साथ रेट करना है, उसको रेट करना है साथ में।
और अपील डेटेड, जो एप्लीकेंट ने अपील की थी उसको भी हमें साथ में रेफरेंस बनाते हुए चलना है, रिफर करते हुए चलना है, इसको पूरा पढ़ना है अपील को, तो अपीलेंट ऑर्डर को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस। दोस्तों मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो अगर आप एक बार देखने आए तो आप खुद भी ये एडवांस रूलिंग जो है डाउनलोड कर ले जीएसटी की वेबसाइट से और खुद भी इसे अच्छे से एनालाइज करना सीख ले। अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेबसाइट से डाउनलोड किया है ये, जब जो मौका पड़ा वो वेबसाइट से, तो वेबसाइट का नाम भी आपको दिख रहा होगा। फैक्ट्स ऑफ द केस, क्या फैक्ट्स है भाई? ये है एडवांस रूलिंग जो अप्लाई किया था मेसर्स कैलटेक पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एडवांस रूलिंग अप्लाई किया था। इनके फैक्ट्स क्या है सर? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये फुटवेयर सेल करती है, राइट। अब ये क्या करते हैं? दे इनकर कैंटीन रनिंग एक्सपेंसेस फॉर अ मंथ एंड रिकवर द सेम फ्रॉम द एम्प्लॉइज। ये कैंटीन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इनकी फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर ही इनकी एक कैंटीन की सेवा चलती है, कैंटीन सर्विसेज। और ये कैंटीन सर्विसेज का जो भी कॉस्ट होता है ये मंथली बेसिस में अपने एम्प्लॉयज से रिकवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द एप्लीकेंट हैज फर्दर सबमिटेड, अच्छा कंटेंशन, अब कंटेंशन ये लिख रहे हैं, ठीक है। ये फैक्ट्स ऑफ द केस हो गए, ठीक है, सिंपल, कोई बड़ा भारी वो नहीं है। अब यहां पे कंटेंशन की हम बात करते हैं। एप्लीकेंट क्या बोल रहा है? एप्लीकेंट बोल रहा है कि जो मैं कैंटीन सर्विसेज कवर कर रहा हूं, इट इज नॉट बीइंग कैरिड आउट एज अ बिजनेस एक्टिविटी, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। और ये कैंटीन सर्विसेज जो है ये इट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। दोस्तों फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के आधार पर सेक्शन 46 जो है वो ये कहता है कि कोई भी फैक्ट्री अगर 250 से ज्यादा वर्कर उसके हैं तो उसे कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करना अनिवार्य है, ठीक है। कैंटीन फैसिलिटी उन्हें अनिवार्य रूप से, मैंडेटरी रूप से प्रोवाइड करना जरूरी है, ठीक है। ये स्टैच्यू का कहना है, ये एक स्टैच्यू के अनुसार है, उन्होंने स्टैच्यू को ध्यान रखते हुए कैंटीन की फैसिलिटी चालू की, ठीक है। नाउ द एप्लीकेंट डिटेल एक्टिविटी एज फॉलोज। अब एप्लीकेंट क्या क्या करता है वो उन्होंने बताया भाई। स्पेस फॉर कैंटीन है इनके पास, कुक इन्होंने अप्लॉय करके रखा है, वेजिटेबल और अदर आइटम जो है कंपनी परचेज करती है, ठीक है। और जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं ये एम्प्लॉय से रिकवर करते हैं और मंथली सैलरी में से डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंपनी डज नॉट मेक एनी प्रॉफिट, ठीक है। ये इस प्रकार की कैंटीन सेवा चला रहे हैं, इस माध्यम से इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए कैंटीन की सेवा यहां पे चल रही है, ओके। नाउ कंपनीज ऑफ द ओपिनियन दैट डज नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई, इसको सप्लाई नहीं कहेंगे। द सेम इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि ये जो कंटेंशन है कंपनी कह रही है कि भैया सेक्शन 7 के अनुसार पहली बात तो ये सप्लाई नहीं है, फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अनुसार ये बिजनेस की परिभाषा में भी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, कंपनी ये भी बोलती है कि भैया सर्विस टैक्स मेगा एग्जेम्पशन के अनुसार, सर्विस टैक्स में देखो, सर्विस टैक्स जब था ना उसमें एग्जेम्पशन दिया हुआ था कि कोई भी सर्विसेज इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ फूड और बिवरेजेस से संबंधित जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है कैंटीन के माध्यम से, अगर वो स्टैच्यू में, किसी स्टैच्यू में मैंडेटरी है और वो कैंटीन चल रही है मैंडेशन के कारण, तो वो कैंटीन की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है। कहां सर? सर्विस टैक्स। सर कहां है सर्विस टैक्स? गया, ठीक है। तो ये इन्होंने दो कंटेंशन तो बोल दिया कि सही, सेक्शन 7 के हिसाब से ये नहीं है, 217 के हिसाब से बिजनेस नहीं है, और तीसरा सर्विस टैक्स एग्जेम्पशन की इन्होंने हेल्प ली, सर्विस टैक्स एग्जेम्पशन की इन्होंने हेल्प ली और उनको बोला कि भाई ये फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें यहां पे नहीं अप्लाई होती है। स्टैच्यू है, स्टैच्यू में मैंडेटरी की है, इसलिए यहां पे एग्जेम्पशन होना चाहिए।
ठीक है, तो आपको एपिलेंट के कंटेंशन समझ में आ गए कि भैया वो सेक्शन 7 का इस्तेमाल कर रहा है, वो बोल रहा है सप्लाई नहीं है। दूसरा 217 का इस्तेमाल कर रहा है, बिजनेस नहीं है। तीसरा सर्विस टैक्स एग्जेम्पशन को यहाँ पे वो बैकिंग ले रहा है कि सर्विस टैक्स एग्जेम्पशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीजें अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ऑल राइट। अब ट्रिपल AR कंटेंशन क्या बोलता है? ठीक है, Schedule 2 of the GST Act describes the activities to be treated as supply of goods or supply of services. दोस्तों सबसे पहले ट्रिपल AR ने ये चीज क्लियर की कि भैया ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है कि नहीं है। मेरे दोस्तों जब भी हम सेक्शन 7 पढ़ते हैं तो सेक्शन 7 के साथ हम स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 उसके साथ 3 शेड्यूल हम मैंडेटरीली पढ़ते हैं, शेड्यूल 1, 2 एंड 3। 1 बताता है कि एक्टिविटीज भले ही कंसिडरेशन के साथ ना हो उसमें तो भी वो सप्लाई है। 2 में बात होती है कि भैया ये या तो गुड्स है या तो सर्विसेज है, ऐसी एक्टिविटीज को यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है। शेड्यूल 3 के हिसाब से यहाँ पे चीज बोल दी गई है कि ना तो ये गुड्स है और ना तो ये सर्विसेज है, ऐसी एक्टिविटीज यहाँ पे निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, तो यहां पे ट्रिपल AR ने बोला कि सबसे पहले तुमको बता दे कि ये सर्विस है। ठीक है, दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, इट इज डिक्लेयर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहां पे तो कोई मुद्दा था नहीं, कैंटीन सर्विस ही बोल रहे हैं। ठीक है, फिर कंसिडरेशन की बात करते हैं ये। ठीक है, ये कंसिडरेशन की बात करते हैं और सेक्शन 231 का रेफरेंस लेते हैं, 2 सबसेक्शन 31 का, कि दोस्त मेरे हमसफर कंसिडरेशन मतलब होता है क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट मोटिव है कि नहीं, और अगर प्रॉफिट मोटिव को अगर आप ध्यान रखोगे तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में जाओ, बिजनेस की परिभाषा में लिखा है कि बेनिफिट फाइनेंशियल हो चाहे ना हो उसे हम बिजनेस ही मानेंगे। ठीक है, तो कंसिडरेशन भी यहां पे इनने साबित कर दिया। पहला इनने साबित कर दिया कि सर सर्विस है, डिपार्टमेंट ने, एडवांस रूलिंग ने। दूसरा इसने साबित कर दिया ये कंसिडरेशन है। ठीक है, देखिए सिंस द एप्लीकेंट रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ फूड तो कंसिडरेशन है। ठीक है, अगर मान के चलिए कंसिडरेशन नहीं होता तो सर ये सप्लाई नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 7 के अनुसार सप्लाई होना जरूरी, सेक्शन 7 के अनुसार कंसिडरेशन होना जरूरी है, तभी वो सप्लाई कहलाएगा। नेक्स्ट, अब ये बोल रहे हैं कि भैया जो आप मेगा एग्जेम्पशन की बात कर रहे हो, जो आप एग्जेम्पशन की बात कर रहे हो वो एग्जेम्पशन सर्विस टैक्स में लगता था। अब हम लड़ाई कर रहे हैं जीएसटी एक्ट 2017 में, जहां पे ऐसी कोई भी बात नहीं की गई। और वही जो हमने पिछले हमारे वीडियो में, पिछले हमारे कोई एडवांस रूलिंग में हमने देखा था, जहां पे हम चैरिटेबल एक्टिविटी की बात कर रहे थे कि भैया हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है। एक एक्ट को बनाया जाता है तो उसके पीछे एक अलग डिफरेंट पर्पस है, डिफरेंट इंटेंट ऑफ लॉ है, तो उसको अलग तरीके से रेट करना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने ये भी साबित कर दिया कि आउटवर्ड सप्लाई है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 83। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। यस, द अपीलेंट कंटेंडेड एज पर शेड्यूल 3 सर्विसेज बाय। अच्छा, आगे चल के पार्टी ने भी क्या कंटेंशन दिया, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई? यहां तक आपको अगर चीजें समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे पार्टी ने कंटेंशन लिया था 7 का, सप्लाई नहीं है, बिजनेस का, बिजनेस नहीं है, सर्विस टैक्स एग्जेम्पशन की बात की थी। अब यही चीजें चल रही थी, इन्होंने एक और कंटेंशन ले लिया कि शेड्यूल 3 में कोई भी सर्विसेज जो एम्प्लॉयर को दे रहा है इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, तो वो ना तो गुड्स है ना तो सर्विसेज है। ठीक है, ना तो गुड्स है ना तो सर्विसेज है। कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, अरे स्वाभाविक सी बात है, एम्प्लॉय किसी ना किसी पर्पस के लिए एम्प्लॉय किया गया है, वो अपनी सर्विसेज देगा, या तो इधर ही में बी द इंजीनियर और ही में बी द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही में बी प्रोवाइडिंग सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सर्विसेज डिपेंडिंग अपॉन हिज प्रोफेशंस एंड क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों ये क्या है, ये शेड्यूल 3 में स्पेसिफाई कर दिया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो उसमें कुछ भी सप्लाई नहीं है। तो असीसी ने ये कंटेंशन लिया। ठीक है, असीसी ने ये कंटेंशन लिया। ओके, और पार्टी ने
पार्टी ने इस चीज को लेकर एक सर्कुलर भी इशू कर दिया। पार्टी ने मतलब अपीलेंट ने इस चीज की बैकिंग दी सर्कुलर लगा के। देखा कितनी तगड़ी अपील वगैरह फाइल होती है, हर चीज के ग्राउंड्स आपको तैयार करने पड़ते हैं। एक अच्छा वकील, एक अच्छा एडवोकेट, अच्छा सीए इसी को बोलते हैं जो हर चीज के पीछे एक ग्राउंड्स तैयार करते चले। ठीक है, अच्छा अब आगे पार्टी ने आगे और ये चीज प्रोड्यूस की कि इवन दो द सेल, अच्छा ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए इन्होंने एक और बात लिख दिया कि भाई एक होता है बिजनेस कैपेसिटी में कोई चीज को सेल करना, एक होता है पर्सनल कैपेसिटी में कोई चीज सेल करना। यानी कि मान के चलो कि राजू ने अपनी पर्सनल कार उठा के बेच दी, तो क्या ये बिजनेस है? नहीं सर, ये बिजनेस नहीं है। जीएसटी आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, राजू है, एक कार डीलर है, तो इसने अपनी एक कार आई थी वो उठा के बेच दी, तो सर ये बिजनेस है? हाँ, क्योंकि ये बिजनेस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, तो ये बिजनेस कैपेसिटी में, इसमें जीएसटी आएगा। तो इन्होंने ये बात यहां पे लिख दी कि भैया हम जो ये चीज कर रहे हैं बिजनेस कैपेसिटी में कर ही नहीं रहे हैं, हम जो चीज कर रहे हैं ये बिजनेस कैपेसिटी में नहीं कर रहे हैं। कौन बोला? अपीलेंट बोला। ठीक है, यस। नाउ फिर बोला कि इट इज नॉट इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फिर बोला कि सब्सिडाइज फूड है, मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट यहां पे नहीं है, फाइनेंशियल बेनिफिट यहां पे नहीं है। ओके, अब पर्सनल हियरिंग हुई और इनने एक केस भीमा का केस बताया। भीमा का केस, ठीक है सर, भीमा का केस कौन था? हाँ, एक तेलंगाना हाईकोर्ट का केस था भीमा का, जहां पे जजमेंट आया था कि भैया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई चीज अगर एक्सचेंज हो रही है तो दैट इज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो जो अपीलेंट बोल रहा है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं वो बिजनेस कैपेसिटी में नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उसने दो चीज यहां पे लगा दी। पहला, एक सर्कुलर लगा दिया यहां पे, देखो ये मैं आपको बताया था, ये सर्कुलर लगा दिया और बोला कि पर्सनल कैपेसिटी में है, बिजनेस कैपेसिटी में नहीं है। दूसरा, उसने एक केस लॉ लगा दिया और बोला कि हमारा एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी में ये चीज हुई है, बिजनेस कैपेसिटी में नहीं हुई है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि अपीलेंट ने क्या क्या मुद्दे उठाए। सर अपीलेंट ने मुद्दे उठाए, सबसे पहले सप्लाई का, सप्लाई नहीं है, बिजनेस नहीं है। फिर आपका मेगा एग्जाम्पशन की बात कर ली गई, फिर उसके बाद यहां पे केस लॉ दे दिया गया, बिजनेस कैपेसिटी की उसने बात कर ली। अब देखते हैं कि भाई अपीलेंट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या कह रही है। क्या लगता है आपको? ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा उनने बोला कि सप्लाई है कि नहीं है। दो चीज पे उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। कंसिडरेशन, हाँ उन्होंने बोला कंसिडरेशन है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में कंसिडरेशन कितना होना चाहिए उसके बारे में नहीं लिखा, कंसिडरेशन होना चाहिए वो लिखा, और कंसिडरेशन किसे मानेंगे वो लिखा हुआ है। तो आपका कंसिडरेशन है, इसलिए सप्लाई भी है। सर बिजनेस है, हाँ बिजनेस भी है। क्यों? क्योंकि सर बिजनेस सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में बता दिया गया है कि जो भी मेन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट से इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा उसे भी बिजनेस हम बोलेंगे, तो बिजनेस भी हो गया। फिर उसने बोला कि ये जो आप केस लॉ लेके आ रहे हो भीमास होटल्स क्या केस, ठीक है, जो कि बात कर रहा है कि भैया क्या बात कर रहा था, हाँ एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी और बिजनेस कैपेसिटी। भाई ये बात आप बाहर रखो, ये सर्विस टैक्स लॉ की बात है और आज हम जीएसटी में खड़े हैं। दोस्तों ये एक प्रकार का नुकसान नहीं हो गया क्या, है ना? जीएसटी आने से सारे जो पुराने केस लॉज हो गए सबको खारिज करते चल रहे हैं। तो यार ऐसे में तो जीएसटी आने से तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा एक व्यापारी को, केस लॉ की मदद ही नहीं ले पाएगा और हर एडवांस रूलिंग में केसेस में यहाँ पे लिख दिया जाएगा आज हम जीएसटी में। कल को कुछ हुआ बोलेगा ये एक्साइज में ऐसा हुआ था, नहीं भैया हम जीएसटी की बात कर रहे हैं। अरे टैक्सेस सब समड हुए ना, मिले हैं, ठीक है, क्या करोगे, भगवान से डरो रे। मैं होता तो इस केस को आगे लेके जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें हुई, उनने बोला कि भैया 217 हम नहीं मानते, बिजनेस है आपका,
कंसिडरेशन है आपका, और ये जो आप केस लॉ बोल रहे हो वो सर्विस टैक्स के संबंध में है, तो हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे। और यही चीज को ध्यान रखते हुए मेरे दोस्तों ऑर्डर पास कर दिया गया और बोला गया कि सप्लाई ऑफ फूड आइटम्स टू द एम्प्लॉयज फॉर कंसिडरेशन इन द कैंटीन रन बाय द एपेलेंट कंपनी would come under the definition of supply and would be taxable under the GST. Therefore, appeal fail हो गई and stands dismissed, खारिज कर दिया गया। ठीक है, ये लो IRS ऑफिसर, ये IAS ऑफिसर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, कैलटेक पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों यस, तो दोस्तों हमने ये बात की कैलटेक पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड की। केरल में एडवांस रूलिंग अप्लाई किया था इन्होंने, और इनकी एडवांस रूलिंग की अपील भी खारिज कर दी गई, और बोला गया कि भैया कैंटीन सर्विसेज भी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी जीएसटी के लिए दायरे में आएगा, जीएसटी के लिए लेविएबल होगा। दोस्तों आशा है, उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी को ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहे, कुछ ऐसे ही प्रकार के वीडियोस के लिए बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें यहाँ पे मिलती है। और अगर आप कोई कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को जरूर चेक करें, और इसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ 1-to-1 जुड़ना चाहते हैं तो वापस से डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को जरूर चेक करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।